Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 13th वीडियो ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन्स एंड सर्जिकल आइटम्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस फॉर द ऑल। सेकेंड है पीपल कैन ऑर्डर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन थ्रू द जन औषधि सुगम एप्लीकेशन। एंड थर्ड है द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड। एंड फ्रेंड्स, आप साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में कोई इशू नहीं रहेगा। अगर गलत करते हो तो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तब आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट और सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। प्रधानमंत्री भारतीय बीजेपी पीएमजी बीजेपी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वाज लॉन्च इन 2015 टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग अवेलेबल क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन at affordable prices for the all. The objective of the scheme are to make available quality medicine, consumables and surgical items at the affordable price for the all and thereby reduce out of pocket expenditure of the consumer and patients. क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, बहुत सारे बंदे बीपीएल से अबोव रहते हैं बट ड्यू टू हेल्थ कंडीशन, बैड हेल्थ कंडीशन, दे हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन दी देयर हेल्थ एंड सैनिटरी मेजर्स। तो उनको वहाँ पे पैसा डालना पड़ता है तो वो बीपीएल से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो मतलब कभी कभी ऊपर जाते हैं बीपीएल से, नहीं तो बीपीएल के नीचे ही रहते हैं। तो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री ये भारतीय जन औषधि परियोजना है। टू पॉपुलराइज द जेनरिक मेडिसिन अमंग द मासेस एंड डिस्पेल द प्रीवेलेंट नोशन। मतलब एक धारणा है समाज में दैट लो प्राइस जेनरिक मेडिसिन आर ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी और लेस इफेक्टिव रहती हैं, क्या एक धारणा है, उसको मिटाने के लिए है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय एंगेजिंग इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इन ओपनिंग पीजे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र, मतलब केंद्र खोलने में बहुत सारे यूथ्स इन्वॉल्व होंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जन औषधि सुगम एप्लीकेशन, और इसलिए फ्रेंड्स हमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा है, बट हमें वैसे नॉलेज मिलती है क्योंकि जन औषधि सुगम एप्लीकेशन हमें अपने मोबाइल में डाल लेनी चाहिए। उससे क्या पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे जन औषधि केंद्र हैं। तब भी हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो हमें इन जन औषधि केंद्र से लेना चाहिए जेनरिक वर्जन, जो कि सस्ता और बहुत अच्छा है। तो लॉन्च किया गया 2019 में ये ऐप है जो प्रधानमंत्री जन औषधि सुगम एप्लीकेशन। पीपल इन द लोकेटिंग नियर बाई जन औषधि केंद्र के लिए सर्चिंग फॉर द जेनरिक मेडिसिन, एनालाइजिंग प्रोडक्ट, कंपैरिजन ऑफ द जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। मतलब कंपैरिजन भी इसी एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं कि भाई जो ब्रांडेड मेडिसिन कितने की आती है, जेनरिक मेडिसिन में कितना डिफरेंस है प्राइस में। तो ये डोर स्टॉप डिलीवरी का कोई फंक्शन नहीं है इसमें, बस ये लोकेट करता है। जन औषधि सुगम एप्लीकेशन है जो पीएम बीजेपी वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने ही लॉन्च किया था इसको, ना कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पब्लिक फाइनेंस के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डिविडेंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंक्लूड अंडर द नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई जो डिविडेंड देता है, मान लो सरप्लस रहता है उसके पास, तो उसको क्या नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेकंड है द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ऑक्शनिंग ऑफ द टेलीकॉम स्पेक्ट्रम फॉर्म्स, जैसे
मान लो 2G स्कैम बोलते हैं, वैसे स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है तो पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रिसीप्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, क्या इस पर टैक्स नहीं लगता। थर्ड है वेज एंड मीन एडवांस फॉर्म ए पार्ट ऑफ द डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वेज एंड मीन एडवांस है, क्या डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, जैसे इनकरेक्ट है स्टेटमेंट 1। डिविडेंड या सरप्लस बोलते हैं फ्रॉम द आरबीआई, नेशनलाइज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिविडेंड्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, पीएसयू हैं, या बैंक से जो पैसा आता है कंसीडर एज नॉन टैक्स, मतलब टैक्स से इकट्ठा नहीं हुआ ये पैसा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, न कि कैपिटल रिसिप्ट है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, रिसिप्ट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिवेन्यू स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है, एनर्जी कम अंडर द नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी इनको भी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। थर्ड करेक्ट है, वेज एंड मीन्स एडवांस आर द टेम्परेरी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द आरबीआई। तो आरबीआई टेम्परेरी लोन देता है गवर्नमेंट को, तो वेज एंड मीन्स एडवांस बोलते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑफ द वेज एंड मीन्स एडवांस इज रेपो रेट, रेपो रेट ही रहता है। इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द डेप्ट कैपिटल, तो कर्जा रहता है ये मान लो गवर्नमेंट के ऊपर, डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। OECD के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज द प्रीकर्शन ऑफ द OECD। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का प्रीकर्सर है, मतलब इससे पहले क्या यूरोपियन की इकोनॉमिक कोऑपरेशन था ये। सेकेंड है, इट मेंटेन्स ए ब्लैक लिस्ट ऑफ द नेशन दैट आर कंसिडर्ड अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस। तो एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन करता है दैट आर द कंसिडर्ड अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस है। थर्ड है, इंडिया हैज़ बीन एन ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1991। इंडिया ऑब्जर्वर है 1991 के बाद। इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल बहुत सारी गवर्नमेंट के बीच का ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन 1948 इन द आफ्टरमैथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन was established to administer the predominantly US funded Marshall Plan for the post-war reconstruction of the continent in 1961 with the joining of the United States and the Canada। तो 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स ने और कनाडा ने भी ज्वाइन किया। OEC चेंज द नेम OECD टू रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर मेंबरशिप। तो OECD को नाम चेंज कर OEC को नाम चेंज कर दिया OECD, क्योंकि उसमें यूरोपियन यूनियन से बाहर के कंट्री भी इन्वॉल्व हो गए थे। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। OECD मेंटेन्स ए ब्लैक लिस्ट ऑफ द नेशन दैट आर कंसिडर अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस। मतलब वो लिस्ट मेंटेन करता है जो अनकोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, टैक्स हेवंस हैं, वहाँ पे टैक्स कम रहता है। Although there are not any nation currently on the list, all nations on the original list they have made commitments to implement OECD standard of the transparency। तो सब ने कमिटमेंट कर रखा है। इंडिया ना तो इसका मेंबर है और ना ही ऑब्जर्वर है, की इकोनॉमिक पार्टनर है बस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the World Investment Report 2020 released by the United Nations Conference on the Trade and Development, UNCTAD बोलते हैं, UNCTAD, United Nations Conference of the Trade and Development, consider the following statement। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होस्ट इन दी साउथ एशिया। मतलब इंडिया में क्या सबसे ज़्यादा FDI आया है साउथ एशिया में। सेकंड है, FDI's inflows to India has been consistently increasing since 2016। 2016 से क्या FDI इंक्रीज ही होता रहा है इंडिया में। थर्ड है, 2019 में इन 2019 इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द FDI रिसीव्ड।
क्या 2019 में इंडिया टॉप 10 कंट्री में था वर्ल्ड में? इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर डी है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 चाइना इज़ द लार्जेस्ट एफडीआई। चाइना सबसे बड़ा एफडीआई रिसिपिएंट है इसमें एशियन रीजन में। हाउएवर इंडिया हैज़ एमर्ज एज द बिगेस्ट होस्ट ऑफ द एफडीआई इन द साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशियन रीजन में बिगेस्ट होस्ट है इंडिया। FDI inflows in India in $1 million since 2016 as per the World Report 2020। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डायरेक्ट FDI 2016 के बाद इंडिया में ज़्यादा आता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। 2016 में इतना आया, 2017 में इतना आया, 18 में इतना आया, 19 में इतना आया। ये डाटा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग नहीं आया, डाउन भी हुआ है। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। India jumped from the 12th position in 2019 to 9th position in 2019 among the world largest recipient of the मतलब 9वें नंबर पे हमारा इंडिया है जो FDI रिसीव करता है। 2018 में 12वें नंबर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फ्रेंड्स ये यहाँ पे बहुत सारे पिकॉक बोल रहे हैं, आप उनकी वॉइस का एंजॉय कर सकते हैं। और किसी कंडीशन की वजह से मुझे बाहर वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा आउट हूँ काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है CACP इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सेकेंड है इट इज़ प्राइमरली मैंडेट is to recommend minimum MSP जो है for 23 listed commodities every year। हर साल 23 फसलों के लिए क्या MSP डिक्लेयर किया जाता है। थर्ड है द रिकमेंडेशन ऑफ द MSP मेड बाय द CACP आर बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग रहती हैं। क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सोल्यूशन ए है The commission for the agricultural cost and prices is an attached office of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare and Government of India। Second statement correct है it is mandated to recommend MSP। ये mandated है MSP recommend करना to incentivize the cultivators to adopt modern technology and raise productivity and overall grain production in line with the emerging demand patterns in the country। एक डिमांड बढ़ रही है हमारी कंट्री में, उसकी इन लाइन में लाने के लिए प्रोडक्शन को हमें MSP देना पड़ता है फसल के लिए। एज ऑफ नाउ CACP रिकमेंड्स MSP फॉर द 23 कमोडिटीज़ एवरी ईयर इन द फॉर्म ऑफ द प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स। तो 23 फसलों को MSP दिया जाता है अब तक। द थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कुलेट्स CACP रिपोर्ट्स टू द स्टेट्स एंड कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बेस्ड ऑन देयर फीडबैक। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCAEA ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टेक्स ए फाइनल डिसीजन। CCA का मतलब कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस डिसीजन नहीं ले पाता। जो CCA मतलब कैबिनेट कमेटी है, कमेटी डिसाइड करती है कि कमीशन के बस की बात नहीं है, कमेटी डिसाइड करती है कि फिक्स प्राइस क्या होगा। हैंस द रिकमेंडेशन ऑफ द CACP आर नॉट बाइंडिंग। CACP की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following can consider as part of the gig economy? Gig economy का पार्ट कौन सा? ओला ड्राइवर, फ्रीलांसर, एक्टर्स एंड फूड डिलीवरी बॉय। तो गिग इकोनॉमी क्या होता है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्किए। गिग इकोनॉमी ये होता है कि बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता रहे, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का बंदा ना हो तो उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। कभी मन चाह निकाल दिया, आउटपुट ली और निकाल दिया। ये है फोर्थ ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन डी है। गिग क्या होता है? गिग इज ए प्रोजेक्ट बेस्ड और असाइनमेंट बेस्ड वर्क टेकन बाय द प्रोफेशनल इन विच द वर्क इज एग्जीक्यूटिव इन गिवन टाइम फ्रेम एंड रिम्यूनरेशन इज गिवन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डिलीवरेबल। गिग क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड है, असाइनमेंट रहता है, टेकन बाय प्रोफेशनल जो आदमी होते हैं, इन विच
वर्क इज एग्जीक्यूटेड इन ए गिवन टाइम फ्रेम एंड रिम्यूनरेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरेबल्स। मतलब जितना काम किया उतना पैसा मिल गया, उसके बाद अपने घर जाओ भाई। इन ए गिग इकोनॉमी टेम्पोररी एंड फ्लेक्सिबल जॉब्स आर कॉमन प्लेस, कंप्लेंट्स टेंड्स टुवर्ड्स हायरिंग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीलांसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉय। फ्रीलांसर को एम्प्लॉय करते हैं। गिग इकोनॉमी क्या करती है? अंडरमाइन द ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ फुल टाइम वर्कर्स, रेयरली चेंज पोजीशन एंड इंस्टीड फोकस ऑन द लाइफ टाइम कैरियर। ट्रेडिशनल क्या होता है? लाइफ टाइम कैरियर के लिए जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब होती है, बट गिग इकोनॉमी में प्राइवेट फ्रीलांसर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओला ड्राइवर, फ्रीलांसर, एक्टर एंड फूड डिलीवरी बॉय आर ऑल टेम्परेरी एंड फ्लेक्सिबल जॉब्स रहती हैं विद नो जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कम्स अंडर द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी मतलब प्राइवेट बेस पे काम करेंगे आदमी, जो ट्रेडिशनल मेथड है गवर्नमेंट को लाइफ टाइम कैरियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द जीरो कूपन बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। द इन्वेस्टर्स अर्न इंटरेस्ट एनुअली, जो पैसे जमा करने वाले हैं उनको क्या है? साल में इंटरेस्ट मिलता है। द बॉन्ड होल्डर इज रिपेड एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑफ द मैच्योरिटी। फेस वैल्यू दे दी जाती है बॉन्ड की। क्या होता है? देखो, किसी भी अगर पैसे को आप जमा करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, पर बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब कूपन क्या है? आपका इंटरेस्ट रेट है, जीरो होता है। बट क्या होता है, मान लो कोई भी कूपन है, कंपनी ने बेच दिया, वो उससे क्या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच देती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कम फेस वैल्यू पे बेच देती है जो उस टाइम पे वैल्यू होती है। तो यही जीरो कूपन रेट होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है नाइदर वन नॉर टू। इसका सॉल्यूशन बी है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। जीरो कूपन बॉन्ड इज ए डेब्ट सिक्योरिटी दैट डज नॉट पे इंटरेस्ट बट इंस्टेड ट्रेड्स एट डीप डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू ऑफ द मैच्योरिटी बाय द बॉन्ड होल्डर। फेस वैल्यू मतलब उस टाइम पे जितना उसकी होगी और उस पर डिस्काउंट दे दिया जाएगा, कूपन रेट जीरो रहता है इसमें। Thus the profit provided in the difference between the face value which they are redeemed and the discontinued rate at which they are bought. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the recommendation of the 15th Finance Commission, consider the following statement. फाइनेंस कमीशन 15th की रिकमेंडेशन के बारे में बात की गई है। फर्स्ट है, एरिया इज द ओनली क्राइटेरिया दैट रिमेन्स अनचेंज इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव वेटेज फ्रॉम द 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। मतलब कितना बड़ा स्टेट है उसके हिसाब से क्या फाइनेंस मिलेगा, ओनली क्राइटेरिया है, चेंज हुआ है। चेंज अनचेंज मतलब अनचेंज हुआ 14 से 15 में, चेंज नहीं हुआ क्या एरिया के बेस पे। फोर्थ है, जो सेकंड है, इट रिकमेंडेड ग्रांट्स फॉर द ऑल 3 tiers ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ग्रांट्स क्या तीनों टायर के लिए देता है, जैसे गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आपका स्टेट लेवल पे देता है। थर्ड है, ग्रांट्स इन एज फॉर द लोकल बॉडीज आर डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स बेस्ड ऑन द सोल क्राइटेरिया ऑफ द पॉपुलेशन। क्या ग्रांट्स जो पैसा दिया जाता है ग्रांट्स, वो क्या पॉपुलेशन बेस पे ही दिया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड एंड थर्ड, बी है थर्ड, और सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द ओनली क्राइटेरिया दैट रिमेन अनचेंज फ्रॉम द 14th फाइनेंस कमीशन टू द 15th फाइनेंस कमीशन इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव वेटेज इज एरिया। द प्रीवियस वेटेज ऑफ द 15% हैज़ बीन कंटिन्यूड। 15% मतलब एरिया वाइज आपका टैक्स दिया, ग्रांट दिया जाता है, वही चला हुआ है 14 से 15 में भी at 2011 level, while 12.5% is given for the demographic performance। मतलब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब कितना आपसे टैक्स लिया जा रहा है, डेमोग्राफिक आपकी पॉपुलेशन कितना आउटपुट दे रही है, 12.5% कर दिया गया 15 फाइनेंस कमीशन में। न्यू पैरामीटर ऐड कर दिया गया। फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी द वेट हैज़ बीन इंक्रीज टू 10%। मतलब फॉरेस्ट के लिए 10% वेटेज दी गई है। वेट फॉर द इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया हैज़ बीन रिड्यूस टू 45%। इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया घटा दिया गया है 45%। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स दैट द ग्रांट्स शुड बी गिवन ऑल टियर्स ऑफ द पंचायत राज टू एनेबल पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज एट अक्रॉस विलेज एंड ब्लॉक्स टू क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स, इम्प्रूव देयर फंक्शनल वाइबिलिटी।
It also makes provision for the grants to the 5th and 6th schedule area and cantonment boards. तो ये प्रोविज़न बनाता है ग्रांट्स टू द 5th, 5वां और 6ठा एरिया जो शेड्यूल एरिया हैं, जैसे आपके 6th शेड्यूल एरिया में AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एरिया आते हैं, तो उनके या कंटोनमेंट बोर्ड हैं जो आपके कैंट होते हैं, तो उनके लिए भी ग्रांट्स देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द टोटल ग्रांट टू द लोकल बॉडीज ऑफ द 2020-21 इज इक्विवेलेंट 4.31 ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ द 2020-21 एंड इंक्रीज फ्रॉम द 3.54%। 2019-20 में 3.5% था, अब उसको मतलब बढ़ा दिया गया है, 4.31 कर दिया गया है। Their grants are divided between the states and population area in the ratio of 90:10 में डिवाइड होता है पॉपुलेशन और एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रपोज एलिफेंट बोन्स। एलिफेंट बोन के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, इट वुड बी एन एवेन्यू फॉर पीपल टू ब्रिंग देयर ऑफशोर अनडिस्क्लोज वेल्थ इनटू इंडिया विदाउट फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब बंदों ने ऑफशोर यहाँ से 7 समुद्र पार अपना स्विट्जरलैंड स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहा है, उसको लेके आओ, तो उसको क्या है, उसके लिए एक एवेन्यू बताया गया कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको सज़ा नहीं मिलेगी। सेकेंड है, द फंड गैदर्ड बाय द इशुएंस ऑफ दिस बॉन्ड्स विल बी यूटिलाइज फॉर द फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब एलिफेंट्स बॉन्ड जो इशू किए जाएंगे वे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए यूज़ किए जाएंगे, ओनली लिखा हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सॉल्यूशन सी है। हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप हेडेड बाय द डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला, constituted by the Department of Commerce, recently suggested the government to issue elephant bonds. An elephant bond is a 25-year sovereign bond, 25 साल का, इसलिए बड़ा बॉन्ड है, इसलिए एलिफेंट बॉन्ड बता दिया गया। This bond is issued to those people who declare the previously undisclosed income and are then bound to invest 50% of their amount in the security. मतलब 50% एलिफेंट बॉन्ड में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो 25 साल के लिए गवर्नमेंट उससे पैसा ले लेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी और उनको प्रोसिक्यूशन से बचाएगी, उनको सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें क्या किया गया है, इशुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा 50% उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द एपिलेट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के बारे में स्टेटमेंट है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए है, इट रिपोर्ट्स आर बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। बी है, इट इज़ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। क्या ये फर्स्ट स्टेज रहती है WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस में। सी है, इट हैज़ नो पावर टू इम्पोज सैंक्शन फॉर द नॉन कंप्लायंस विद इट्स रूलिंग। मतलब कोई लीगल पावर नहीं है क्या इसके पास सैंक्शन लगाने की। डी है, इट डज़ नॉट रिक्वायर ए क्वारम, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं चाहिए क्या एडजुडिकेट डिस्प्यूट के लिए। तो इसका सॉल्यूशन सी है। ए इनकरेक्ट है। द dispute settlement body must adopt and the parties must unconditionally accept the appellate body report unless the dispute settlement body decide by consensus not to adopt the appellate body report within the 30 days of the following its circulation to the members। मान लो 30 सर्कुलेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, कोई बॉडी डिस्प्यूट घटाने के लिए बनाई गई है, अगर वो 30 कोई सर्कुलेट जारी करती है कि भाई आपको ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं, 30 दिन में कोई फॉलो नहीं करता तो appellate ट्रिब्यूनल में जाया जा सकता है। The dispute settlement body has the power to reject a report to the appellate body। तो dispute settlement body के पास पावर होती है रिजेक्ट करने की। बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देर आर 3 मेन स्टेजेस इन दी WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट है कंसल्टेशन बिटवीन दी पार्टीज, दोनों पार्टियों के बीच सलाह होगी। सेकेंड है एडजुडिकेशन, फैसला सुनाया जाएगा बाय पैनल्स, जो पैनल बना दिया गया जो है एपिलेट बॉडी के द्वारा। थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूलिंग, रूल का इम्प्लीमेंटेशन है इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द काउंटर मेजर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर द लूजिंग पार्टी इम्प्लीमेंट द रूलिंग। अगर मान लो जो लूज पार्टी कर रही है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है रूल को, तो उसको कंपल्सन इम्प्लीमेंट कराने के लिए बोलेगी। हैज़ द एपिलेट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द फर्स्ट स्टेज इन द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। तो ये फर्स्ट स्टेज नहीं है।
सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कैन ऑथराइज द सस्पेंशन ऑफ द कंसेशन इन द इवेंट ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद इट्स रिकमेंडेशन एंड रूलिंग्स। मान लो उसकी कोई बात नहीं मान रहा है तो उसको सस्पेंड कर देगी कंसेशन को। इफ़ विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड द पार्टीज हैव नॉट एग्रीड टू ए सुटेबल कंपनसेशन, द कंप्लेंट में आस्क द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी फॉर परमिशन टू इम्पोज ट्रेड सैंक्शन ऑन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट दैट इट फेल टू इम्प्लीमेंट। मतलब जो उसकी बात नहीं मान रहा उसके बाद ट्रेड सैंक्शन डाल दिए जाएंगे। टेक्निकली इज कॉल्ड द सुपर सस्पेंडिंग कंसेशन और अदर ऑब्लिगेशन अंडर द कवर एग्रीमेंट्स। दिस रिक्वेस्ट इज ऑथराइज्ड बाय द DSP, hence the appellate body has no power to impose sanction on the member country in case it fails to comply its ruling. D statement incorrect है। to adjudicate upon the dispute a minimum quorum 3 members से 3 आदमी चाहिए होते हैं quorum। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। और फ्रेंड्स आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से पढ़ते रहोगे तो दोनों तरह की नॉलेज होती रहेगी आपको। That is all for today. I will come tomorrow. Please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. And thanks for being with me. Bye.